दृष्टि के ऑनलाइन टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूजीसी नेट के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं। यह सीरीज क्या है? जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक, जिसके अंतर्गत हम भूगोल के पाठ्यक्रम पर आधारित, ध्यान रखिएगा किसकी पाठ्यक्रम, नेट जेआरएफ के जो पाठ्यक्रम हमें दिया हुआ है, जिसकी 10 यूनिट पर हमने पिछले एपिसोड्स में, पिछली वीडियोस में चर्चा की है कि इन 10 यूनिट में 10 क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं या इस यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। उनमें से हमने कुछ खास टॉपिक्स का चयन किया है। ये टॉपिक किस लिहाज से हमने चूज किए हैं, जो आपके एग्जाम के लिहाज से, या ऐसा हो सकता है कि इन टॉपिक से कोई प्रश्न फ्रेम किया जा सके भविष्य में, यानी संभावनाओं के आधार पर, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर इन टॉपिक्स को चुना गया है कि हो सकता है कि आपकी तैयारी में सबसे मददगार साबित हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स। तो आज हम कोरल रीफ्स के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर कोरल रीफ्स होते क्या हैं, कोरल रीफ्स का निर्माण कैसे होता है, यानी इनके लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं, किन परिस्थितियों में कोरल रीफ का निर्माण होता है, या यह भी जानेंगे कि इनके लिए कौन सी परिस्थितियां महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से कोरल रीफ्स यहाँ पर पैदा होते हैं। कोरल रीफ्स महत्वपूर्ण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इस वजह से कोरल रीफ्स एनवायरमेंट के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन हालिया समय में हम क्या देख रहे हैं कि प्रवाल भित्तियों का विरंजन हो रहा है, कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग हो रही है, इनका जो कलर है वह फेड हो रहा है और लगातार कोरल रीफ्स क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ गिरावट देखने को मिली है, ध्यान रखिएगा, यानी इन गिरावट की वजह से कोरल रीफ्स चर्चा में आ गए हैं, महत्वपूर्ण है। और हमने देखा है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कशन में कि जो चीजें या कोई ऐसा टॉपिक जो करंट अफेयर में महत्वपूर्ण रहा हो, उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं, फ्रेम किए गए हैं। तो इसलिए हम इन टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। कोरल रीफ्स के बारे में जानते हैं और यह भी जानेंगे कि कोरल रीफ्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी यह पूरा डिटेल्ड वीडियो है किसके बारे में, कोरल रीफ के बारे में। सबसे पहले बात करें कि प्रवाल भित्तियां क्या है। प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ। ठीक है, तो कोरल रीफ में कोरल क्या है, प्रवाल क्या है, क्योंकि यह भी तो पता होना चाहिए कि प्रवाल भित्ति यानी कोरल क्या है। तो ध्यान रखें, जब हम कोरल रीफ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मूंगा है या जो यह प्रवाल है, यह एक प्रकार का समुद्री जीव है। यानी यह जीव कहाँ निवास करता है, यह समुद्रों में निवास करता है। और इस जीव का जो मुख्य भोजन है वह है चूना। यानी जिस हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, जिस हम चूने की बात करते हैं, वह इस जीव का प्रमुख या सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। उस चूने के आधार पर ही कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। यानी जब प्रवाल क्या होते हैं, मर जाते हैं या मृतप्राय अवस्था में होते हैं, तो उसके बाद इनके ऊपर नए प्रवाल का निर्माण होता है। और नए प्रवाल जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो पुराने जो अवशेष बचते हैं प्रवालों के, वही अवशेष, वही अस्थि पंजर जो होते हैं प्रवालों के, मूंगों के जो अवशेष समुद्र में बचे होते हैं चूने के रूप में, उनके अस्थि पंजर जो बचे होते हैं चूने के रूप में, वही प्रवाल भित्ति कहलाते हैं। यानी यदि आपसे कोई पूछे कि दरअसल कोरल रीफ्स है क्या या प्रवाल भित्ति क्या है, तो ध्यान रखिए कि यदि प्रवालों के बारे में पूछा जाता है तो यह महासागरों में क्या है, प्रवाल एक जीव है। ठीक है, जिन्हें हम मूंगे के तौर पर भी जानते हैं या प्रवाल के तौर पर भी जानते हैं। आपको कहीं कहीं ये क्या मिल सकता है, कोरल पॉलिप्स के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश टर्म्स यूज करने का मुख्य कारण यही है क्योंकि कई बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि इंग्लिश वर्ड्स भी आप यूज करें। तो ठीक है, तो ध्यान रखिए जो कोरल पॉलिप्स हैं उन्हीं को, या मूंगे या प्रवाल को, या इनके जो अस्थि पंजर बचते हैं अवशेषों के रूप में समुद्रों में, उनकी एक पूरी लंबी बृहद श्रृंखला बन जाती है, या उनका एक छोटा सा पिंड के रूप में आकृति बन जाती है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर छोटे छोटे अगले जो मूंगे हैं उनका निर्माण होता है, वो वहीं पर स्थित होते हैं। ध्यान रखिए प्रवाल के बारे में, ये समुद्र में एक स्थिर जीव है, यानी यह महासागर का जीव तो है, तो यह गति नहीं करता, एक स्थान पर ही स्थिर रहता है और चूने का यह भोजन प्राप्त करके अपनी आकृति को लगातार क्या करता है, बढ़ाता जाता है।
और इसी जीव के ऊपर जब यह जीव मर जाता है या मान लीजिए कि इसका समय पूरा हो गया, तो उसके बाद छोटे छोटे जीव इसी के ऊपर आकर, अन्य प्रवाल इसी के ऊपर आकर नए प्रवालों का क्या करता है, निर्माण करता है। जिस वजह से इसकी जो आकृति है या जो इसका अवशेष है, इन प्रवालों के बाद फिर इनके ऊपर भी छोटे छोटे प्रवाल अन्य आएंगे, वे भी चूने के जो पत्थर हैं उनका निर्माण करेंगे। तो इनका सभी का जो एक विस्तृत या समेकित, ध्यान रखिए, इनका जो समेकित अवशेष बचता है पूरे समुद्र में या सागर में, जो किस रूप में मिलता है, चूने के पत्थर के रूप में मिलता है ना, या आप कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मिलता है। तो यही कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, यही कहलाता है प्रवाल भित्ति। ध्यान रखिए, यही कैल्शियम कार्बोनेट क्या कहलाता है, प्रवाल भित्ति कहलाता है। ठीक है, आप इसे, यदि आप बात करें प्रवाल के बारे में कि आखिर प्रवाल क्या है, तो प्रवालों के बारे में आप यहां से देख सकते हैं कि प्रवाल क्या होते हैं, क्योंकि प्रवालों की सुंदर छवि होती है। ये जो आपको कई रंगों के दिखाई दे रहे हैं, यही है प्रवाल जीव, जो कि समुद्रों में पाए जाते हैं। और समुद्रों में यही प्रवाल जीव क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए एनवायरमेंट के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और यही जीव जब मर जाते हैं या इनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो इनसे चूने के ढेर या चूने के पत्थर नुमा आकृति हमें प्राप्त होती है। और चूने की पत्थर नुमा आकृति के ऊपर नए प्रवाल बनते हैं। नए प्रवाल फिर जब वो उनकी मृत्यु होती है तो उनके ऊपर और नए प्रवाल बनते हैं, और क्रमशः जो चूने की पत्थर की आकृति है वह लंबी होती जाती है या बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है। और इसी आधार पर कि वे कितनी लंबी है, कहां पर है, तट के पास है, तट से दूर है, यहाँ पर प्रवालों के प्रकार या प्रवाल भित्तियों के प्रकारों को देखा गया है। ठीक है, तो ये हमने देखा किसे, प्रवालों के बारे में। हमने चर्चा की किसके बारे में, प्रवाल भित्ति क्या होती है। इनके बारे में एक और खास बात यह ध्यान रखिएगा कि ये जो मूंगे हैं ये क्या होते हैं, समूह में पाए जाते हैं, यानी यह ग्रुप में पाए जाते हैं, जिसके बारे में अभी हमने इमेज में चर्चा भी की कि इसी के ऊपर अन्य मूंगे आकर कार्य करने लगते हैं या फिर यहीं पर स्थिर होकर फिर ये मूंगे और बड़े होते हैं, मृतपाय होते हैं, और इनके ऊपर फिर से क्या होते हैं, नए मूंगे आते हैं। इस तरीके से यह आकृति क्या होती है, बड़ी होती जाती है। इसलिए क्या कहा गया है कि जो मूंगे हैं वे समूह में रहते हैं और चारों तरफ से क्या होते हैं, चूने के खोल में क्या होते हैं, बीच में बंद होते हैं, यानी इनके चारों तरफ चूने का खोल होता है। ठीक है, और यही खोल आकृति, विशाल आकृति कोरल रीफ्स का निर्माण करती है। तो ठीक है, हमने देख लिया समूह में होते हैं, इनका अपना खोल होता है। ठीक है, और मृत्यु के पश्चात इनके ऊपर नए मूंगे आकर नई आकृति का निर्माण करती जाती है। एक खास बात यह है कि यह जो पूरी प्रक्रिया है यह लॉन्ग टर्म तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी यह लंबी अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया है, बहुत अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो बहुत सालों के बाद कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। इसलिए कोरल रीफ्स के बारे में क्या कहा जाता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कोरल रीफ्स के बारे में ही एक और महत्वपूर्ण तथ्य है यह कि कोरल रीफ्स के लिए कुछ खास स्थितियां होती हैं। ऐसा माना जाता है कि कोरल रीफ्स कहां पर पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र में। तो इनका निर्माण अमूमन ये सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय महासागरीय या सागरीय क्षेत्र में। ठीक है, महासागरीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। अब उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र यानी, तो ध्यान रखिए यदि हम पृथ्वी की बात करते हैं और यह पृथ्वी है तो यह है 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ मकर और कर्क रेखा के बीच में यह जो क्षेत्र है यहीं पर पाए जाते हैं सर्वाधिक या अधिकांश कोरल रीफ। अब ये केवल यहीं पर क्यों पाए जाते हैं, तो इस वजह से क्योंकि इनकी जो विकास, इनके विकास के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण या अनुकूल परिस्थितियां हैं वो उन्हें यहीं पर प्राप्त होती हैं। तो इनके विकास की सबसे अनुकूल या इनके अनुकूल परिस्थितियां कौन सी हैं इनके निर्माण के लिए, यानी प्रवालों के विकास के लिए। ठीक है, या प्रवालों के अनुकूल आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं।
आवश्यक परिस्थितियां, किन परिस्थितियों में प्रवालों का निर्माण, प्रवालों का विकास होता है। तो इनके लिए अनुकूल आवश्यक परिस्थितियों में सबसे पहली परिस्थिति क्या है? टेम्परेचर, तापमान। तो प्रवाल उस जगह पर पैदा होते हैं या इनका उस जगह पर जन्म होता है और फिर इसके बाद उस जगह पर इनका विकास होता है जहां पर तापमान या टेम्परेचर 20 डिग्री से कितना 21 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, यानी इसके मध्य तापमान है या टेम्परेचर है, तो वह स्थिति या वह परिस्थिति प्रवालों के अनुकूल, सबसे अनुकूल मानी जाती है, प्रवालों के विकास के अनुकूल मानी जाती है। अब यदि टेम्परेचर 20 डिग्री से कम हो, 21 डिग्री से अधिक हो, यानी इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है या इससे कम टेम्परेचर होता है, तो ये परिस्थितियां इनके प्रतिकूल हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रवाल क्या है? पैदा नहीं हो पाते या इनका विकास नहीं हो पाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि इन क्षेत्रों में इनका विकास नहीं हो पाता? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे थे अभी पिछले इमेज में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, ये वही रीजन है जहां पर टेम्परेचर इतना होता है, क्योंकि महासागर का जो पृष्ठ है, वह पृष्ठीय जो जल है वह क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, तो इन पर यहाँ पर इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा नहीं हो पाती, इनकी यह अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। इस वजह से जो 20 अंश सेल्सियस से 21 अंश सेल्सियस जो तापमान है, यह इनके लिए आवश्यक है। इतना तापमान होना चाहिए ताकि जो प्रवाल है वह जीवित रह सके और उनका विकास हो सके। ठीक है, तो ये हमने पहली परिस्थिति के बारे में जिक्र किया। दूसरी परिस्थिति के बारे में ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है समुद्र की गहराई कितनी है, यानी समुद्र की गहराई भी इनके जीवित रहने और इनके विकास करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो समुद्र की गहराई लगभग कितनी होनी चाहिए इनके विकास के लिए और इनके जीवित रहने के लिए? तो ध्यान रखिएगा 30 फैदम। यहां एक फैदम मतलब लगभग 6 फीट होता है। 30 फैदम यानी अमूमन माना जाता है कि 200 से 250 फीट की बात की जा रही है कि इतनी फीट तक क्या होता है, इनके जीवित रहने और इनके विकास करने के लिए महत्वपूर्ण जो परिस्थिति है, जो समुद्र की गहराई है, वह इतनी होनी चाहिए। इतनी गहराई के भीतर प्रवाल क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं और इनका विकास हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिए, जैसे ही समुद्र की गहराई बढ़ती है तो तापमान क्या होता है? कम होता जाता है और यहाँ पर चूने की उपलब्धता भी क्या होती है? कम होती जाती है, जबकि चूना इनका क्या है? मुख्य भोजन है और तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, जो कि समुद्र के पृष्ठभाग का होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हमने किसके बारे में बात की? समुद्र की गहराई के बारे में बात की, इतनी गहराई होनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरा है कि कौन से स्थान पर प्रवाल जन्म लेते हैं या विकास करते हैं? तो ध्यान रखें, उस जल पर जो जल बहुत अधिक अवसाद युक्त ना हो और बहुत अधिक साफ ना हो। ठीक है, तो यदि जल बहुत अधिक अवसाद युक्त होता है तो प्रवालों के हिसाब से या ये प्रवालों के लिए प्रतिकूल स्थिति है। तो प्रवालों के लिए क्या है? यह प्रतिकूल स्थिति है। क्यों? क्योंकि यदि जल में बहुत अधिक अवसाद है तो प्रवाल अपने भोजन को खोज पाने में समर्थ नहीं हो पाते। तो इन जीवों को भोजन को खोज पाने में आसानी हो, ये ऐसे जल में क्या होते हैं? जीवित रहते हैं और विकसित होते हैं। तो अवसाद युक्त जल में ये नहीं विकास कर पाते और बहुत साफ जल में भी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि बहुत साफ जल में इनमें भोजन की अनुपलब्धता हो जाती है। भोजन की अनुपलब्धता, इस वजह से ये बहुत साफ जल में भी निवास नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने बात की किसके बारे में? अवसाद युक्त गंदे जल में प्रवाल है जो उन्हें भोजन नहीं मिल पाता, इसलिए इनके लिए प्रतिकूल स्थिति है या प्रतिकूल क्या है? स्थान है। ठीक है, तो ये कैसे जल में रहते हैं? जो बहुत अधिक साफ ना हो और बहुत अधिक अवसाद युक्त ना हो। ठीक है, अब बात करें प्रवालों की अनुकूल परिस्थितियों के संदर्भ में ही कि और कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर वह रह सकता है। तो एक और खास बात, क्योंकि यह महासागर में है और महासागरीय जलों में इनका निर्माण होता है या सागरीय जलों में, तो लवणता भी एक खास फैक्टर है इसके लिए। यानी ऐसा कहा जाता है कि यदि
महासागरीय लवणता कितने से कितने प्रतिशत, सबसे महत्वपूर्ण है कि लवणता कितनी होनी चाहिए। तो इनका मानना है कि यदि महासागरीय लवणता 27 से 30 के अंदर है, 27 से 30 के अंदर है, तो यह इस परिस्थिति में प्रवाल रह सकते हैं। लेकिन यदि लवणता इससे अधिक होती है तो वहां पर चूने की अनुपलब्धता हो जाती है, जबकि चूना इनका मुख्य भोजन है। इस वजह से फिर जो प्रवाल है या जो मूंग है वे इस स्थान पर या इस लवणीय जल में नहीं रहते। तो 27 से 30 तक लवणता होनी चाहिए। यदि इससे अधिक है तो वे इनके लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है, या वह जल या वह महासागरीय लोकेशन या क्षेत्र इनके लिए अनुकूल नहीं है। जबकि 27 से 30 यदि लवणता है तो यह इनके लिए अनुकूल क्षेत्र माना जाता है। तो अनुकूल परिस्थिति में हमने चर्चा कर ली प्रमुख चीजों के बारे में। कुछ छोटी छोटी या सामान्य चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हम जब महासागरीय लहरों की बात करते हैं तो महासागरीय लहरें इनके लिए महत्वपूर्ण है, यानी जो शांत जल है इनके लिए नहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो महासागरीय जल है, जो तरंगें हैं, ये इनके लिए भोजन लेकर आती हैं। अवसादों के साथ थोड़ा बहुत इनके लिए जो चूने वाला इनका भोजन है यह प्राप्त होता है किसके माध्यम से, ध्यान रखें, सागरीय लहरों के माध्यम से। तो सागरीय लहरें भी इनके लिए क्या हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास चीजें थी, कुछ खास बातें थी जो अनुकूल परिस्थितियां थी किसके लिए, प्रवाल के निर्माण के लिए और प्रवाल के जीवित रहने के लिए, प्रवाल के विकास करने के लिए, कि कैसे प्रवाल जीवित रहेंगे और किस प्रकार से जो ये है पर्यावरण के लिए पॉजिटिव या अच्छे हैं। क्यों है, हमने अभी चर्चा की, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ठीक है, अब खास बात सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर प्रवाल भित्तियों के कितने प्रकार होते हैं या प्रवाल भित्ति कितने प्रकार की होती हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, प्रवाल भित्ति के प्रकारों के बारे में, क्योंकि प्रकार महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिए, प्रवाल भित्ति अपने स्वरूप के आधार पर 3 प्रकार की होती है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो अपने स्वरूप के आधार पर प्रवाल भित्ति के 3 प्रकार निम्नलिखित हैं। जैसे पहला प्रकार, तो पहला प्रकार है तटीय प्रवाल। ठीक है, यानी बात करेंगे पहले प्रवाल के बारे में जिसका नाम है तटीय प्रवाल, जिसे फ्रिंजिंग कोरल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब दूसरा प्रवाल क्या है, दूसरा प्रवाल है अवरोधक प्रवाल, जिसे बैरियर कोरल के रूप में जाना जाता है। और तीसरा है एटोल, एटॉल। ठीक है, तो ध्यान रखें, एटॉल या एटॉल को ही अन्य नामों से जाना जाता है। आप कह सकते हैं प्रवाल द्वीप या वलय। ठीक है, तो इन्हें आप क्या लिख सकते हैं, प्रवाल द्वीप। क्यों कहा जाता है भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एटॉल, बैरियर, बैरियर कोरल, और हमने अभी इसके बारे में बात की फ्रिंजिंग। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हैं किसके, प्रवालों के, और ये 3 प्रकार किस आधार पर चुने गए हैं तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये है फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ यानी आप समझिए कि एक ऐसे रीफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम जो तट के या स्थल भाग के क्या है, नजदीक क्रिएट होता है। तो जहां पर कोरल इस तट के थोड़ा सा पास में हो, बहुत अधिक दूरी ना हो इसकी तट से, तो ये ध्यान रखें कि तट की तरफ इसका जो स्लोप है कोरल का वह क्या होता है, मंद होता है। ठीक है, जबकि महासागर की तरफ इसका जो स्लोप है क्या होता है, ध्यान रखें, अंदर की तरफ यह क्या होता है, तीव्र होता है। और ये कोरल या इनके बारे में ध्यान रखिए कि तटीय जो कोरल है या तटीय जो रीफ हैं वे समुद्र तट के नजदीक होते हैं। समुद्र तट से इनकी दूरी बहुत अधिक नहीं होती, और खास बात ये समुद्र तट के समानांतर होते हैं। ठीक है, तो आपने जाना कैसे, फ्रिंजिंग रीफ्स के बारे में। अब बात करते हैं बैरियर रीफ्स क्या है। तो उन रीफ्स के बारे में चर्चा की जाती है हम यहाँ पर, या वे प्रवाल भित्तियां जो किसके स्थल भाग के थोड़ी सा दूर अंदर जाकर समुद्री क्षेत्र में बनते हैं।
महासागरीय वाले क्षेत्र में बनते हैं। तो ये कौन से प्रवाल होते हैं? तो ये भी स्थल भाग के समानांतर होते हैं, लेकिन तट के बहुत नजदीक नहीं होते हैं। तट से दूर जाके बैरियर रीफ्स का निर्माण होता है। बैरियर रीफ्स के बारे में ध्यान रखिएगा, ये बहुत विशाल आकृति वाले और विस्तृत रीफ्स होती हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि ये बीच बीच में खंडित होती हैं। यानी जब हम बात करते हैं बैरियर रीफ्स के बारे में, तो बैरियर रीफ्स के बारे में खास बात क्या है कि ये बहुत विस्तृत और विशाल होती हैं, तट के समानांतर होती हैं। आप इमेज देख लीजिएगा और इमेज से आप बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इसका सबसे विशाल और सबसे बड़ा उदाहरण है। आप उसमें देख सकते हैं तट के बिल्कुल वह समानांतर है। तट के समानांतर के साथ साथ तट से या स्थल भाग से कुछ किलोमीटर की वह दूरी पर है, ठीक है। और ध्यान रखें, जब हम फ्रिंजिंग रीफ्स की बात करते हैं, ये मात्र 1 से 2 या मैक्सिमम 3 किलोमीटर तक ही होते हैं, लेकिन ये कई सौ किलोमीटर तक हो सकती हैं, ठीक है। तो जो बैरियर रीफ्स होती हैं वे क्या होती हैं? थोड़ी सी विस्तृत भाग में और बड़ी होती हैं। इनके बारे में खास बात हमने क्या की कि ये समुद्र तट से दूर होती हैं, समुद्र तट के समानांतर होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण की क्या है, ये विशाल होती हैं, बड़ी होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमने खास बात क्या की कि ये थोड़ा सा दूर। अब अगली बात करें एटॉल के बारे में। एटॉल कौन सा टाइप है? तो एटॉल या तटीय द्वीप की जब हम बात करते हैं, तो ये वे रीफ्स होती हैं जो समुद्र में बीच में कहीं बनती हैं। बहुत अधिक दूरी भी नहीं होती इनकी तटों से, लेकिन जब हम बात करते हैं अवशेषों के बारे में, ठीक है, तो जो समुद्री बीच में समुद्र के थोड़ी दूर, तट से थोड़ी दूर, या आप कह सकते हैं काफी दूर, जब यहां पर बीच में अवसाद जमा होते हैं, और अवसाद जमा होने के बाद आपने देखा एक घेर नुमा या गोल आकृति आपको यहां निर्मित होती हुई दिखाई देती है। तो इस जो गोल आकृति या वलयाकार जो आकृति है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं? छोटे छोटे प्रवाल पैदा हो जाते हैं, और प्रवालों की वजह से यहां प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो ध्यान रखें, जो एटॉल है वे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वे एटॉल जहां पर द्वीप का निर्माण हो गया हो, यानी जब यहाँ पर पेड़ पौधे विकसित हो गए हो, प्रवालों का भी निर्माण हुआ है भित्ति के बाद, वापस से नए प्रवालों के द्वारा यहाँ पर क्या पेड़ पौधे आ गए हो, तो यहाँ पर द्वीप का निर्माण हो गया, ये एक ऐसा एटॉल है। दूसरा वह एटॉल जहां पर द्वीप का निर्माण नहीं हुआ होता, या वनस्पतियां वहां पर इस तरीके से घनी नहीं पाई जाती, ठीक है। और तीसरा वह जहां पर अभी द्वीप का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी संभावना है सागरीय जल की वजह से या अन्य अपरदन की वजह से या कई अन्य चीजों की वजह से, जिसकी वजह से संभावना है कि भविष्य में यहाँ द्वीपों का निर्माण हो जाए। तो ध्यान रखें, जो एटॉल हैं वह भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की, ठीक है। तो ये हमने चर्चा की प्रमुख प्रकारों के बारे में कि तटीय प्रवाल क्या होता है, अवरोधक प्रवाल क्या होता है, और एटॉल या जो प्रवाल द्वीप है ये क्या होते हैं। प्रवाल द्वीप के बारे में हमने चर्चा की कि वे होते हैं जिनमें द्वीप पाए जाते हैं। दूसरा, जिनमें द्वीप अनुपस्थित होते हैं, और तीसरा, जिसमें भविष्य में द्वीप बनने की संभावना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जाना किसे, तटीय प्रवाल के बारे में, अवरोधक प्रवाल के बारे में और एटॉल के बारे में। यदि मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न फ्रेम किया जाता है कि आपको इनके एग्जाम्पल बताना है, तो आप इनके एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रख सकते हैं तटीय प्रवाल में जो मलेशिया वाला क्षेत्र है वहां पर तटीय प्रवाल पाए जाते हैं। इसके अलावा जो साउथ फ्लोरिडा वाला क्षेत्र है या दक्षिण फ्लोरिडा वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो तटीय प्रवाल है वह पाई जाती है। जो फ्लोरिडा का मैप आपने देखा होगा, इसके इस वाले क्षेत्र में यहां पर आपने देखा होगा तटीय प्रवाल मिल जाएंगे, ठीक है। जो अवरोधक प्रवाल है, तो अवरोधक या बैरियर रीफ्स के बारे में हमने चर्चा की। कहां पर बैरियर रीफ्स है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के ध्यान रखें किस क्षेत्र में, तो पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र में यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ काफी बड़ी है, लेकिन ध्यान रखें कि ये छोटी कई जगहों पर क्या है, खंडित भी है। यानी आप यह मानकर ना चलें कि यदि वह ग्रेट बैरियर रीफ है तो बीच में खंडित नहीं होगी, छोटे छोटे स्थानों पर वह खंडित भी हो सकती है। इनके बारे में खास बात क्या, ये बहुत विशाल होती हैं, बड़ी होती हैं, तट से थोड़ी दूरी पर होती हैं, और ये बहुत या कई 100 किलोमीटर तक क्या हो सकती हैं, हमें प्राप्त हो सकती हैं या मिल सकती हैं। और इसके अलावा सागरीय तटों से दूर होने के साथ साथ क्या होती हैं,
उनके समानांतर भी होती हैं। ठीक है, तो ये खास बात और एटॉल के बारे में हमने चर्चा कर ही ली। तो आपने देखा क्या है प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं, प्रवाल भित्तियों के लिए आवश्यक या अनुकूल दशाएं क्या होती हैं, जिन पर कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों में प्रवाल विकसित होती हैं, जीवित रह पाती हैं और विकास करती हैं। फिर हमने जाना प्रवालों के प्रकारों के बारे में। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। खास बात यह है कि यदि आप इंग्लिश में चाहते हैं कोई वीडियो, तो आप दृष्टि टीचिंग लर्निंग ऐप पर ही इंग्लिश की वीडियो सर्च कर लीजिए और उसमें आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिक अलग से चैनल नहीं है। इसी चैनल में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों की वीडियो अवेलेबल कराते हैं। तो तब तक आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।